दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। आज का टॉपिक है रीतिकाल का इतिहास। इसका नाम, वर्गीकरण, काल विभाजन तथा संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। राजस्थान के राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान एवं राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों के बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में यह सम्मिलित है रीतिकाल का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल प्रमुख है, तो उस नाते हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, वीरगाथा काल जिसे कहते हैं, विक्रम संवत 1050 से 1375 और सन के हिसाब से 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। भक्तिकाल, विक्रम संवत 1375 से 1700 और सन के हिसाब से 1350 से 1650। रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत, सन के हिसाब से 1650 से 1850। आधुनिक काल यानी गद्यकाल 1900 से 1984 और सन के हिसाब से 1850 से अब तक। रीतिकाल यानी कि रीतिकाव्य 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य शुक्ल के अनुसार, जबकि सर्वमान्य 1650 से 1850 जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने स्थापित किया, सभी ने मान लिया। रीतिकाल को रीतिकाल के अलावा दूसरे नामों से भी जाना जाता है। तो किस रचनाकार ने क्या नाम दिया, किस आलोचक ने? रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल ने, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और रीति का अर्थ है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल की प्रथम रचना कृपाराम की हित तरंगिणी को माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक कवि चिंतामणि को माना जाता है। हम यहाँ रीतिकाल की संक्षिप्त बातें बता रहे हैं, विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे। रीतिकाल का वर्गीकरण 3 भागों में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, और इन्हीं के आधार पर कवि एवं उनकी रचनाओं को बांटा गया है। रीतिबद्ध, इस वर्ग के कवियों ने काव्यांग निरूपण को आधार मानकर लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की। प्रमुख कवि चिंतामणि प्रथम कवि माने जाते हैं रीतिकाल के। मतीराम, देव, ग्वाल, केशवदास, मंडन, भिखारीदास, जसवंत सिंह। अब है रीति मुक्त कवि। नाम से स्पष्ट होता है रीति से मुक्त थे। रीतिबद्ध जो रीति से बंधे हुए थे, और रीति सिद्ध जिन्होंने रीति की सिद्धि कर ली थी। तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों की रचना न करके स्वच्छंद रूप से रचनाएं लिखी, अपने मन के विचारों को प्रकट किया। प्रमुख कवि इसके घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। अन्य कवि हैं लेकिन प्रमुख ही 4 कवि हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्हें रीति की जानकारी तो संपूर्ण थी किंतु लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, अलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। रीति का प्रयोग अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में, अपने पद में, अपने दोहों में किया। जिन्होंने इस वर्ग के काव्यधारा के कवियों में प्रमुख हैं बिहारी, सेनापति, रसनिधि, नेवाज, परजैन। तो रीतिकाल के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो 3 वर्गीकरण है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, इन्हीं के आधार पर कवि और उनकी रचनाओं का वर्गीकरण किया है। और उन्हीं के आधार पर पूरे रीतिकाल के इतिहास को हम जानेंगे। उससे पहले रीतिकाल की पृष्ठभूमि, जब आदिकाल के बाद भक्तिकाल आया और भक्तिकाल जब समाप्त हुआ तो रीतिकाल कैसे शुरुआत हुआ, उस सब के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। इसमें भाषा साहित्य के निर्माण में युगीन वातावरण का विशेष योगदान होता है। प्रत्येक युग का वातावरण राजनीति, समाज, संस्कृति और कला के मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य के अध्ययन के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। रीतिकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में विभिन्न परिस्थितियों का विवरण निम्नलिखित है। अर्थात हम बहुत संक्षिप्त में रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
एवं साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में यहाँ जानेंगे। उसके बाद रीतिकाल की और महत्वपूर्ण चीज़ें जानेंगे और विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे। रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर काल के ह्रास, पतन और विनाश का काल था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर था। राज दरबारों में वैभव, भव्यता और अलंकरण प्रमुख था। राजा और सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्य का विस्तार किया था। उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत तक विस्तृत कर दिया। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली तो धार्मिक उपद्रव शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप उसका शासनकाल इन्हीं उपद्रवों में समाप्त हो गया। इसके पश्चात उत्तरवर्ती मुगल शासन प्रारंभ हुआ। यह शासन धीरे धीरे कमजोर होता गया और मुगलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब के बाद राजपुरुष कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कलह के शिकार होकर पतनोन्मुख हो गए। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां इस काल में रही, उनका प्रभाव समाज पर, व्यक्ति पर, साहित्य पर, संस्कृति पर, सब पर पड़ा और धीरे धीरे वो भी वैसे ही हो गए जैसे कि राजा थे, यथा राजा तथा प्रजा वाली स्थिति के अनुसार। तो सभी जगह पर पतन की स्थितियां थी, बहुत बेकार स्थितियां कही जा सकती हैं। अब सामाजिक स्थिति को हम जान लेते हैं। रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक दृष्टि से इस काल को आदि से अंत तक घोर अधः पतन का काल कहना चाहिए। इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, जिस कारण सामंत शाही का जन सामान्य पर भी प्रभाव पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के श्रमजीवी, कृषक, सेठ, साहूकार, व्यापारी आदि सभी शोषित थे। यहाँ जन साधारण की चिकित्सा का प्रबंध भी नहीं था। ऐसी दयनीय दशा में लोग भाग्यवादी या नैतिक मूल्यों से रहित थे। कार्य सिद्धि के लिए उत्कोच यानी कि घूस का जबरदस्त प्रचलन था। लेन देन साधारण बात थी, जिस कारण विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ गई और नारी मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। ये इस काल की बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जा सकती है। कन्याओं का अपहरण अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए साधारण बात थी। अभिजात्य विशिष्ट बड़े वर्ग, चाहे धनाढ्य हों, चाहे किसी भी रूप से, पैसे से या बल से या सत्ता से, इसलिए अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। यहाँ बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित थी तथा अभिजात्य संस्कृति और नैतिक मूल्य का ह्रास हो गया था। रीतिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किस तरह की थी, सामाजिक हमने जानी। सामाजिक परिस्थिति के समान सांस्कृतिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारवादी नीति भी औरंगजेब के शासनकाल में समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की कट्टरता के कारण धार्मिक कार्य, व्यापार भी नहीं हो पा रहा था। अंधविश्वास इतना बढ़ गया था कि हिंदू मंदिरों में तथा मुसलमान पीरों के तकिए पर जाकर मनोरथ सिद्ध करते थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ पुजारी और मौलवी उठाते थे। रामलीलाओं और रामचरितमानस के पाठ का प्रभाव केवल मनोविनोद तक ही सीमित रह गया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां रही, उसी तरह की सांस्कृतिक परिस्थितियां रही। आम जन पर उनका प्रभाव पड़ने लगा और स्वार्थवादी एवं विलासी लोग, यानी कि इस तरह की प्रवृत्ति की ओर लोग अधिक आकर्षित हो रहे थे, जिसके कारण कि नैतिक चारित्रिक पतन होने लगा और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से व्यक्ति का, समाज का और देश का चरित्र गिरने लगा। रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध रहा है। इस काल के कवि साधारण परिवार से होते थे, परंतु उन्हें सही वृत्ति यानी कि जीविका मिल जाती थी एवं उनकी गणना प्रतिष्ठित लोगों में होती थी। कवियों का उचित सम्मान एवं प्रतिष्ठा कला को प्रोत्साहित करने के लिए होता था। वे चमत्कार पूर्ण काव्य रचना करने को कवि कर्म की सफलता मानते थे, जिस कारण उनका काव्य श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया था। प्रमुख रचनाएं एवं कवि इस काल की: चिंतामणि की रसविलास, काव्य प्रकाश; भूषण की शिव राजभूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक; मतिराम
रसराज, ललित ललांग, फूल मंजरी, बिहारी की बिहारी सतसई, बोधा, इश्कनामा, विरह वारिस, रसलीन, अंग दर्पण, घनानंद, वियोगवेली, प्रीति पावस, सुजान हित प्रबंध, घनानंद पदावली, पद्माकर या पद्माकर, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन, भक्ति एवं नीति, लोक मंगल की भावना का अभाव, राज प्रशस्ति, ब्रज भाषा का प्रयोग, प्रकृति चित्रण। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी कुछ प्रमुख बातें हम जानने की चेष्टा करते हैं। केशवदास। शुक्ल जी ने इन्हें समय की दृष्टि से भक्ति काल में स्थान दिया तथा प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में आते हैं। शुक्ल जी इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। केशव को संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता रामचंद्रिका से मिली। केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह आचार्य शुक्ल ने कहा। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति, ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं केशव जी की? रसिक प्रिया, श्रृंगार विवेचन, कवि प्रिया, आश्रयदाता इंद्रजीत के सानिध्य में लिखी। आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में हुई। छंदमाला, रामचंद्रिका काफी प्रसिद्ध रही जो रामकथा पर आधारित है। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है। हिंदी में सर्वप्रथम सर्वांग निरूपण केशवदास ने किया। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यानी कविता के लिए अलंकार की कितनी आवश्यकता है, इस बात पर विशेष जोर केशव ने दिया और इसी कारण से केशव को कठिन काव्य का प्रेत अर्थात कठिन काव्य रचना लिखने वाले रचनाकार भी माने जाते हैं। दूसरे कवि हैं मतीराम। कवि भूषण एवं चिंतामणि के भाई कहे जाते हैं। कुंदन कोरंग जी को लगे मतीराम की प्रमुख पंक्ति है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। रसराज, श्रृंगार एवं नायिका भेद वर्णन है इसमें। ललित ललांग, फूल मंजरी, वृत्त कौमुदी। तीसरे रचनाकार हैं प्रमुख रचनाकार प्रमुख कवि भूषण। ये शिवाजी एवं छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहते थे। रीतिकाल के ऐसे कवि जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर ख्याति अर्जित की। राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि प्रदान की। इनका वास्तविक नाम पता नहीं, इसलिए भूषण के नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गए। इनकी पालकी में स्वयं महाराजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था, ऐसी मान्यता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, जयदेव के चंद्रालोक पर आधारित अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी, शिवाजी की वीरता का वर्णन। छत्रसाल दशक, छत्रसाल की वीरता का वर्णन। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित हैं। बिहारी, जन्म 1595, ग्वालियर मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी का काव्य कहा जाता है। इसमें 713 दोहे माने जाते हैं। जिस कवि की कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की सामाजिक शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, आचार्य शुक्ल का वाक्य है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये भी आचार्य शुक्ल का कथन है। देव, इनका पूरा नाम देवदत्त था तथा ये इटावा के रहने वाले थे। इन्हें अनेक राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ क्योंकि इन्हें कोई उदार आश्रयदाता नहीं मिला। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे, आचार्य शुक्ल का कथन है। प्रमुख रचनाएं इनकी निम्न है। भाव विलास, इस रचना को आजम शाह को सुनाया जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। अष्टयाम, नायक नायिका विविध विलासों का वर्णन है। देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ है। राग रत्नाकर संगीत विषय ग्रंथ है। रस विलास राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखा। देव चरित्र कृष्ण काव्य पर आधारित है। सुख सागर तरंग, नायिका भेद व रस वर्णन, रस शब्द रसायन लक्षण ग्रंथ। देव माया प्रपंच, प्रबोध चंद्रोदय नामक संस्कृत नाटक का पद्य में अनुवाद है। उसके अलावा भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, जाति विलास आदि इनकी प्रमुख और अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा और भी रचनाएं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं ताकि ये हिंदी रीतिकाल के इतिहास को संक्षिप्त रूप से आप समझ सकें, जान सकें। घनानंद, ये रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रमुख कथन है घनानंद के बारे में। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और वीर पथिक तथा जमादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं था। घनानंद के पास ब्रज भाषा इतनी अधिक सुगाढ़, सुंदर,
प्रांजल थी कि वो भाषा ऐसा लगता था जैसे बोल नहीं रहे, चल रही हो भाषा आपके सामने, बहुत लचकदार भाषा। इनकी प्रमुख पंक्ति है अति सूदो सनेह को मारा गया, बड़ी चर्चित और प्रमुख पंक्ति है। आपकी प्रमुख रचनाएं निम्न है: सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, सुजान हित प्रबंध, सुजान विनोद। पद्माकर, ये रीति काल में बिहारी के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। रचनाएं आपकी निम्न हैं: हिम्मत बहादुर विरुदावली, वीर रस प्रधान रचना है। चरित काव्य जो आपके प्रताप शाही वृदावली चरित्र प्रधान काव्य है। जगत विनोद श्रृंगार रस का ग्रंथ है। प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह के संरक्षण में लिखा गया है ये। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है। कलिपचीसी कलियुग का वर्णन है इसमें। प्रबोध पचासा वैराग्य निरूपण है। गंगा लहरी गंगा की महानता का वर्णन है। अगले कवि हैं वृंद कवि। इन्होंने लोक जीवन को अपना काव्य विषय बनाया तथा वृंद सतसई की रचना की। फीकी पे नीकी लगे कहे समय विचारी, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी, इनकी प्रमुख पंक्ति है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। इस काल की मुख्य विशेषता श्रृंगारिकता एवं रीति निरूपण है। रीतिकाल का अंतिम कवि ग्वाल को माना जाता है। हिंदी सतसई परंपरा में प्रथम रचना कृपाराम की हित तरंगणी है। सेनापति ने रीतिकाल में प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण किया। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। भूषण को रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये रीतिकाल के बारे में या उनके प्रमुख कवियों के बारे में जो कही गई उक्तियां हैं, विशिष्ट बातें हैं, वो हमने आपको बताई। कई बार इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये बातें पूछ ली जाती हैं। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। रीतिकाल का संक्षिप्त इतिहास, उसका वर्गीकरण, नाम, उसके प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं, प्रथम कवि, अंतिम कवि इत्यादि को लेकर के, और उसकी पृष्ठभूमि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक किस तरह की स्थितियाँ रही, उस समय की स्थितियाँ। ये वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से, अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर करें। यदि कोई बात आपको स्पष्ट समझ में नहीं आई हो या उसे और विस्तार से जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। हम रीतिकाल के इतिहास को लेकर एक बड़ी वीडियो बनाएंगे। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी अकादमिक रूप से अलग तरह की तैयारियां करते हैं और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की अलग तरह की तैयारियां करते हैं, उन्हें छोटे रूप में चाहिए, तो इसलिए हमने ये संक्षिप्त वीडियो बनाई है कि विस्तृत वीडियो बनाएंगे ताकि आप रीतिकाल के इतिहास को ठीक से जान सकें। और हम एक वीडियो रीतिकाल के कवियों को, उनकी रचनाओं को कैसे याद करें, उसकी ट्रिक भी बताएंगे। ये हम रीतिकाल के नहीं बल्कि लगभग सभी कालों को लेकर, सभी कवियों को लेकर अलग अलग तरह से एक एक वीडियो बनाएंगे जिससे आप आसानी से याद भी करें। वो ट्रिक आप हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, जल्दी ही हम पुनः ही किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण से संबंधित नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।